नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अपना अगला लेक्चर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पे। कई बार ऑफलाइन हम क्लासेस लगा रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि आप लिखिए 4 मीटर्स, तो इस तरीके से लिख देते हैं। एक बार मैंने ये देखा कि 36 न्यूटन किसी ने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। देन आई थॉट कि मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये रूट्स में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं फ्रॉम द बेसिक ऑनवर्ड्स अपने लेक्चर्स लेके आऊँगी, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बुक्स के अंदर स्किप कर देते हैं, दैट इज़ नीडेड टू बी स्टडीड। चाहे वो मैं कहूँ कि लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं 6th 7th ऑनवर्ड्स, 10th +1 +2 BSc MSc, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स मस्ट नो कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज करते हैं। तो इससे पहले कि मैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात करूं, लेट मी स्टार्ट विद क्वांटिटी। क्योंकि सबसे पहले क्योंकि ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं ये बेसिकली यूज़ किसके लिए किए जाते हैं, क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी वर्ड से ही आप लोगों को ये पता लग जाता है। आप लोग बोलते हैं कि मात्रा, अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है, मात्रा है, ये मेजरमेंट के साथ सीधा सीधा डील करती है। तो मैं कह सकती हूँ कि क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज क्वांटिटी। अब जो क्वांटिटीज़ हैं दीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल वर्ड है दैट डायरेक्टली डील्स विद कि जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जिन चीज़ों को आप मतलब जिन चीज़ों की टर्म मास है, लेंथ है, टाइम है, जिन चीज़ों की टर्म में आप मैथमेटिकली चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी लोगों की बुक्स में लिखा रहता है, द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ साइंस कैन बी डिफाइंड। सीधे सीधा जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स, उस क्वांटिटी को बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनको आप फील कर सकते हैं बट यू कैन नॉट मेजर दैम। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैं जैसे अभी बात कर रही थी, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, टाइम है, एरिया है, फोर्स है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। नॉन फिजिकल की अगर मैं बात करूं, अब कुछ लोगों को लेक्चर देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, दे विल बी फीलिंग हैप्पी, कुछ को बुरा लग रहा होगा, कुछ को गुस्सा आ रहा होगा, कुछ देखना नहीं चाह रहे होंगे। तो ये जो फीलिंग्स हैं, एंगर है, सैडनेस है, एंजाइटी है, जो ये हम अच्छा फील करते हैं, अफेक्शन, लव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, जिनको मैथमेटिकली हम हैंडल नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील, वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात आती है कि जो यूनिट्स का सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया, वो अडॉप्ट किया गया क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेट मी टॉक अबाउट कि यूनिट क्या भला होती है। यूनिट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना, आप बोलेंगे 45। अब ये 45 आपका वेट है। मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, आप बोलेंगे 12। आपने लिख दिया 45। सपोज़ आपसे मैंने आपकी एज पूछी, मान लीजिए आपने कहा कि आप 19 ईयर्स के हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा आपका वेट है, कौन सी आपकी एज है। कोई इसको एज समझेगा, कोई इसी को कुछ समझेगा, कोई किसी को कुछ समझेगा, मीन्स एक खिचड़ी पक जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ, ये 45 या ये 19 वैल्यू सिर्फ वेट या सिर्फ एज की नहीं हो सकती, मास की भी हो सकती है, लेंथ की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, 45 सेकेंड्स हो सकते हैं, 45 मिनट्स हो सकते हैं, 19 आवर्स हो सकते हैं। क्वांटिटीज़ बहुत है हमारे पास, फोर्स है, न्यूटन में हो सकती है। मतलब ये जो मैंने पीछे कभी न्यूटन बोला, कभी किलोग्राम बोला, ये बेसिकली इनको एक पहचान देने के लिए ही आए थे कि ये जो 45 है, ये 45 किसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है, ये 19 है, ये किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। क्योंकि अदरवाइज तो जो वो खिचड़ी बन जाती, वो सारा हलवा सा बन जाता क्वांटिटीज़ का, वी वुड हैव बीन अनेबल टू डिस्टिंग्विश कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए जैसे क्या होता है कि आप लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आप बोलते हैं, आप स्पोर्ट किंग में चले गए हैं, आप ड्यूक में चले गए हैं, इन शोरूम्स में जाते हैं, तो क्या होता है कि पहचान क्या होती है कि वहाँ पे एक टैग लगा होता है कि ये जो मैंने फलानी जीन्स ली है, ये मैंने टी शर्ट ली है, ये मैं ड्यूक से लाया हूँ, स्पॉट किंग से लाया हूँ, न्यूमैरो से है, यहाँ से है, वहाँ से है। वो जो टैग्स हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन है। एग्जैक्टली सेम किसी भी क्वांटिटी का टैग क्या है, उसका यूनिट है।
तो यूनिट बेसिकली क्या हो गया, इंटरनेशनली या वाइडली एक्सेप्टेड रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी कैन बी रिकग्नाइज्ड, क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड, क्वांटिटी कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। अब ये है कि यूनिट के टर्म्स में क्वांटिटीज को डिफाइन करते कैसे हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं क्यू से लिखूं, अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि अभी जैसे मैंने बात की कि मैं आपसे पूछूंगी वेट, आप कहेंगे जी 45 kg, तो ये 45 kg जो लिखा आपने स्मॉल के से मुझे लिखना चाहिए 45 kg, ये जो है दिस इज न्यूमेरिक डिजिट, इसको अगर मैं n लिख दूं, ये जो किलोग्राम है इसको हम बोलेंगे यूनिट और ये हो गई क्वांटिटी। तो एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। वो टू फैक्टर्स कौन से हैं, एक न्यूमेरिक डिजिट होगा, एक यूनिट होगा। अब इस यूनिट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी कपड़े की शॉप पे गए हैं, आप लोगों को एक बहुत लंबा कपड़ा चाहिए, आप जाएंगे किसी भी शॉप पे, आप कहेंगे जी 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए। वो क्या करेगा, उसने एक अपने पास रॉड रखी हुई है 1 मीटर की, उसको उससे एक बार मेजरमेंट करेगा, फिर डबल फोल्ड 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो वहीं से हम लोगों को समझ आ रहा है कि उसने क्या किया, उस 1 मीटर की रोड को 5 टाइम्स उसने यूटिलाइज किया और आप लोगों को जो एक लेंथ प्रोवाइड कर दी कपड़े की 5 मीटर। यहीं से हमें समझ आ रहा है कि ये जो मीटर है ये इसके अंदर कितनी बार आया, 5 बार आया, 5 टाइम्स आया। तो यानी कि अभी जो मैंने लिखा था Q इज इक्वल टू N इंटू यू, यू क्या है, उस क्वांटिटी की पहचान है कि वो क्वांटिटी लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है। लेकिन ये जो n है ये आपको बताएगा कि वो यूनिट कितनी बार उस क्वांटिटी में आया है। जैसे आपने अभी मैंने बात की कपड़े की कि 5 मीटर लेना है, तो वो 1 मीटर की रोड 5 बार यूज करनी पड़ी उसे, तो वो 5 जो 5 है न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट विल बी रिपीटेड इन दैट क्वांटिटी, कि उस क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर यूनिट कितनी बार रिपीट होके आया है, उसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटी की वैल्यू। और यू से क्या हो गया, यूनिट। तो कुछ इस तरीके से क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है। कमिंग ऑन टू यूनिट किस तरीके से चूज़ किया जाता है, यू विल हैव टू चूज़ यूनिट डिपेंडिंग ऑन कि उसको कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइज़ की, किसी भी यूनिट का साइज़ सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल साइज़ का यहाँ मतलब क्या हो गया कि मैं आपको भेजूँ, मैं कहूँ जी चलो दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर करके मुझे बताओ, और आपको प्रोवाइड कर दूँ वो छोटा सा स्केल जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, आप तो सालों साल लगे रहेंगे और आपसे होगा है नहीं। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो मेजरमेंट करनी है, मुझे यूनिट भी उसके करस्पॉन्डिंग ही चूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको 1 किलोमीटर वाली रोड दूं ताकि आप उससे अपनी मेजरमेंट्स कर सकें, तो यूनिट जो है वो इन प्रपोर्शन टू योर मेजरमेंट होना चाहिए। अब मैं मेजर करने के लिए कहूँ आपको जी ये चौक है छोटा सा, इसकी मेजरमेंट करके दे दो, और आपको पकड़ा दूँ मीटर वाला, किलोमीटर वाला पूरा का पूरा रोड कि अब चलो मेजरमेंट करो, तो ये जो साइजेस के मिस मैच हैं ये नहीं होने चाहिए। यूनिट के अंदर साइज़ जो हम लोगों को चूज़ करना है दैट शुड बी प्रॉपर साइज़। अब दूसरी बात है कि उस यूनिट को जो डिफाइन किया जाएगा, इट शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली। साइज प्रॉपर होना चाहिए, इसको डिफाइन भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। कि अगर मैं 1 किलोमीटर बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कुछ इतना लंबा होता है। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मीटर है, तो मेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि 1 मीटर की लेंथ कुछ इतनी होती है। अगर मैं सेंटीमीटर्स बोल रही हूँ तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कुछ इतना सा होता है। तो ये जो अब हम कहें कि डेफिनेशंस हैं, दीज डेफिनेशंस शुड बी एक्यूरेट वन। उसके बाद है कि जो ये यूनिट है, कोई भी जो यूनिट हम अडॉप्ट करेंगे दैट शुड बी ईजिली असेसिबल टू ऑल। सबको ईजिली असेसिबल होना चाहिए, मतलब सबकी रेंज में होना चाहिए, सबकी पहुंच में होना चाहिए। आप वही चीज़ अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर करने को बिठा दिया और दे दिया आपको वही छोटा सा स्केल, आपकी रेंज में ही नहीं है वो बड़ा स्केल, यू आर नॉट एबल टू मेजर दैट, आपकी कैपेबिलिटीज़ में ही नहीं है, तो वहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे मैं क्या काम करवाऊँ, किस तरीके की मेजरमेंट्स करवाऊँ, कौन सा यूनिट अडॉप्ट करूँ। तो ये होती है असेसिबिलिटी। उसके बाद होता है कि जो यूनिट्स हैं दो शुड बी रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, दो शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब रिप्रोड्यूसिबल का क्या मतलब है कि एक 1 मीटर की रोड हमने सपोज बना ली, साल बाद 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 100 साल अल्टीमेटली वो खराब होगी। हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है। उसके बाद मुझे दोबारा से रोड बनानी है, तो वो 1 मीटर डिफाइंड होना चाहिए, वो ईजिली दोबारा से मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ उसको और एक्यूरेटली कर सकूँ। ऐसा ना हो कि मैंने पहले 1 मीटर किसी एक मटेरियल से बड़े अच्छे तरीके से बना लिया, सपोज मैंने आयरन रोड बनाई, उसके बाद मैं जो दोबारा आयरन ले रही हूँ, सपोज मैंने गर्मियों में बनाया या सर्दियों में बनाया, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आ गए। तो रिप्रोडक्शन जो है मुझे मटेरियल पहले से ही ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर चेंजेस ना आए।
अभी जो मैंने सर्दी गर्मी की बात की उससे एक पॉइंट और आ जाता है कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि मेरा स्केल जो है वो सर्दियों में बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया, 1 मीटर की लेंथ हमारी गर्मियों में बहुत लंबी हो गई है और सर्दियों में बहुत छोटी हो गई, बिकॉज चीज़ें गर्मियों में एक्सपैंड होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मेटल्स एक्सपैंड होते हैं, तो हमारा 1 मीटर लंबा नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जो है कि टाइम के साथ या विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ वेदर कंडीशंस, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये तो था कि क्या हमें यूनिट को चूज़ करना है, तो किन किन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बात आ जाती है कि यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं यूनिट्स के टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले आ जाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फिर होते हैं बेसिक यूनिट्स, फिर होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, and then comes after derived units। तो ये 4 टाइप की कैटेगरीज में इनको बांटा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन किससे एमर्ज होके आता है। फंडामेंटल नेम से ही क्लियर है, वो क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, एज सच ही आपको मेजर करनी पड़ेंगी, उनकी मेजरमेंट के तरीके निकालने पड़ेंगे, उनके स्केल्स निकालने पड़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज निकालने पड़ेंगे। फंडामेंटल मीन्स मेन, मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, तो उसको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी आर टर्म्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर टर्म्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। और फिजिक्स में इनको 3 माना जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम। कमिंग ऑन टू बेसिक यूनिट, अब क्या था कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों के अलावा और भी ऐसे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, और भी ऐसी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते और उनसे दूसरों को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो सब में इन्वॉल्व नहीं होते। तो अलॉन्ग विद दीज 3 मास, लेंथ एंड टाइम, इनके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and quantity of matter, इन 7 को बोला जाता है बेसिक यूनिट्स। मास मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में, लेंथ मेजर की जाती है मीटर्स में, टाइम मेजर किया जाता है सेकंड्स में। और देखिए मैं स्मॉल लेटर्स लिख रही हूँ, यूनिट्स जब भी लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। अगर कैपिटल लेटर आता है कभी यूनिट में, दैट मीन्स वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे है। जैसे हम फोर्स का यूनिट लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है, गॉस है, ये जो साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट्स बने हुए हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करवाया जाता है, बाकी सबको स्मॉल लेटर से। तो टेम्परेचर केल्विन, केल्विन अब नाम है किसी बंदे का तो कैपिटल के से हो गया। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर भी नेम है तो कैपिटल लेटर से डिनोट हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मेजर्ड इन मोल्स। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं इनको बोला गया बेसिक। बेसिक मतलब आधार, जो किसी का आधार है, इनके ऊपर सारी फिजिक्स है, सारी साइंस जो है वो बिल्डअप है, सारी की सारी इसके ऊपर खड़ी हुई है। और ये मैं कहूँ कि इनको किसी दूसरे से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद हम बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। इन चारों में अभी मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस समझाऊंगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं इसके अंदर एंगल्स की बात की जाती है, क्योंकि एंगल्स को भी हम किसी दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, इन्हें भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। तो एंगल्स 2 टाइप के होते हैं, एज यू नो इन फ्रॉम योर लोअर क्लासेस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मेजर किया जाता है रेडियंस में और सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है स्टीरेडियंस में। प्लेन एंगल होता है 2 डायमेंशनल एंगल, जैसे आपके पास ये एक लाइन है और ये दोनों लाइंस पहले इस तरीके से हैं, उसके बाद ये लाइन यहाँ से ऐसे चेंज होनी शुरू हो गई। मीन्स क्या है कि एक लाइन यहाँ थी, दूसरी लाइन इसके साथ इस तरीके से चेंज होनी शुरू होगी, तो कितनी अमाउंट हुई इसकी रोटेशन की, दैट इज टर्म्ड एज एंगल, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। कि प्लेन के अंदर ये रहेगा कि एक लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर रोटेट होनी शुरू हो गई है, दैट इज टर्म्ड एज एंगल। उसको मेजर किया जाता है रेडियंस में। अब सॉलिड एंगल क्या बला है, वही एंगल 3D में आ जाए। आप लोग अभी जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तरबूज तो खाया होगा सभी ने, वाटरमेलन लेने जाते हैं
आप बोलते हैं मार्केट में जाके पता नहीं मीठा होगा नहीं होगा ना, तो वो फ्रूट सेलर क्या करता है, वो आपको थोड़ा सा काट के दे देता है, कुछ ऐसा पीस आपको निकाल के काट के वो प्रोवाइड कर देता है कि देख लीजिए जी रेड है, बहुत ये मीठा है। तो वो जो अंदर एक स्ट्रक्चर बन गई, आइसक्रीम खाई होगी सबने कोन के अंदर, जो आइसक्रीम का कोन है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर की है, रोटेशन, बट इन 3D के अंदर जो वो रोटेशन है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सब, वो कोन वाली जोकर वाली जो मैं कहूँ कि कैप है वो हम ले लेते हैं। तो बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से जो रोटेशन मेजर की जाती है इन 3 डायमेंशंस में, उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो ये मेजर किया जाता है स्टीरेडियंस के अंदर, ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर वो क्वांटिटीज़, जिन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल से, बेसिक से, सप्लीमेंट्री से डिराइव करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड और विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, बेसिक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर टर्म्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि फोर्स है, इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम है, इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया है, इट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी, और इनके जो यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन, ये सब के सब क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इनको समझाने के लिए मान लीजिए आप एक फैमिली में सभी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, आप भी रहते हैं। अब फैमिली में नॉर्मली क्या होता है, देखिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, दोज आर द कोर पर्सन्स इन योर फैमिली। मतलब जो भी कुछ डिसीजन आपकी फैमिली में लेना है, आपने क्या कब आपने मार्केट जाना है, कहाँ से आपने स्टडी लेनी है, एवरीथिंग अल्टीमेट डिसीजन आपके पेरेंट्स का होता है। वो आपके लिए, आपके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने डिसीजन के लिए, बट आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आपके पेरेंट्स क्या हो गए, फंडामेंटल। समझ आ रहा है अब आपको कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे, कि जिनके ऊपर बाकी सब डिपेंड करते हैं लेकिन वो खुद किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एग्जैक्टली सेम। अब बेसिक यूनिट्स की मैं बात करूं, अब फैमिली में सिर्फ माता पिता तो नहीं है, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, और भी रिलेटिव्स हैं। समटाइम्स जॉइंट फैमिली में तो बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स होते हैं। अब क्या होता है कि डिसीजन मेकर तो एक या दो हैं, लेकिन जो ये बाकी जैसे आपके दादा हैं, दादी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसीजन मेकर्स वो भी होते हैं। मतलब वो भी अपनी लाइफ स्टाइल को या अपनी नीड्स को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं, और मैं कहूँ कि आपके पेरेंट्स से डोमिनेटेड जो है उनकी चीज़ें नहीं होती। बट यू पीपल जो है वो आप उनसे, मैं कहूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इन शॉर्ट कि वो अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद कैपेबल हैं। एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ बेसिक में कहूँ कि मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल के अलावा ये चार और ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इनको दूसरी क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने में यूटिलाइज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर इसको फंडामेंटल में क्यों नहीं उठा के डाल दिया भैया, अलग से एक कैटेगरी क्यों बनाई। तो क्या था कि ये जो मास, लेंथ, टाइम है, ये मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ के अंदर आते ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अगर मैं कुछ एक को एक्सेप्शंस मान के चलूँ तो या जैसे कि वही मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स द्वारा ही किए जाते हैं, लिए जाते हैं। हाँ, बाकियों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दोज आर इंडिपेंडेंट डिसीजंस, कि ये जो हैं इनको भी हम किसी और से फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सब में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब जो आपके दादा दादी हैं, मे भी वो आपके सपोज़ आपको स्कूल में कौन से में जाना है, या आपने कौन सी पर्टिकुलर ड्रेस लेनी है, या कुछ भी ऐसे डिसीजन में सम टाइम्स दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो कुछ इसी तरीके से कि ये जो है चार, ये एवरी क्वांटिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो दैट इज़ वाई एक अलग कैटेगराइजेशन है बेसिक यूनिट्स की। बेसिक का मतलब भी आधार होता है, बेस होता है, जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा है। अब आइए सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। सप्लीमेंट्री जैसे ट्रिब्यून में सैटरडे के पेपर के साथ एक स्पेक्ट्रम पेज आ जाता है, संडे को अलग से पेज आ जाता है। जो हम न्यूज़पेपर के साथ जैसे एक्स्ट्रा आ जाते हैं हमारे पास मैगजीन सॉर्ट ऑफ, उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री पेजेस जो आ गए हैं। इन एडिशन वो तो है ही है जो पुरानी चीज़ है, उसके साथ कुछ हो रहा है। आप बीमार हो गए हैं, वीक हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कह देते हैं जी ये कैल्शियम लो, ये विटामिन लो, ये लो, और वो उनको बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको फूड तो लेना ही लेना है, डाइट तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ इसको लेना है, मतलब इनके साथ इनको रखा जाएगा। अब क्या होता है कि फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे कहूँ मैं, 1 साल का, 2 साल का। अब क्या है कि वो खुद, उनको जब भूख लगेगी उनको खाना देना पड़ेगा, उनको पानी प्यास लगेगी आपको पानी देना पड़ेगा। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, खुद आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो फैमिली के बच्चे क्या हैं, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैं। मीन्स ये भी इंडिपेंडेंट हैं, ये भी दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये बाकी किसी क्वांटिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटीज़ है जिनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको भी एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया।
डिराइव्ड डिस्कस हो गया है। आप लोग जो होंगे जिनको जो आप सबके ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, आपके डिसीजंस, आपके मैं कहूँ कि रूटीन या आपका जो भी बिहेवियर है, कल्चरल है या वट एवर योर रूटीन जो है, आपका एक टाइम टेबल है, ये सब कुछ किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। तो इसी तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद है कि इन क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट्स देने के लिए कोई मीटर में बात कर रहा है, कोई किलोमीटर में बात कर रहा है, कोई सेंटीमीटर्स में, कोई मिलीमीटर्स में अगर लेंथ मेजरमेंट की बात की जाए तो किसको अडॉप्ट किया जाए। एक ऐसा ना हो कि मास तो मैं किलोग्राम में मेजर कर रही हूँ और लेंथ में मिलीमीटर्स में मेजर कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, और टाइम में आवर्स में मेजर कर रही हूँ, तो ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करती हैं। तो ये फंडामेंटल जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, टाइम, इनके यूनिट्स आपस में सिंक्रोनाइज हों, मेल खाते हुए हों, इसके लिए कुछ एक यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जैसे सबसे पहले जो आया था दैट वाज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया, एक सेट ऑफ यूनिट्स हो गया जिसने ये डिसाइड करके हमें ऑलरेडी दे रखा है कि इस क्वांटिटी का ये यूनिट लेना है, इसका ये लेना है, इसका ये लेना है, और इनके नेम में ही क्लियर है FPS। ये जो सिस्टम है दिस वाज अ ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था। इसके अंदर F जो है दैट स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। आप ये कह सकते हैं कि FPS सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन। अब आप लोगों को पता है कि 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर्स, ये होता है। एंड आप लोगों को पाउंड भी पता है, इट इज़ 0.454 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली, एंड टाइम यू ऑलरेडी नो। देखिए कैसा सिस्टम है जिसके अंदर मुझे याद रखना पड़ेगा 30.48 सेंटीमीटर फुट है जी, 0.454 किलोग्राम्स जो है वो पाउंड है। बड़ा पुराना सिस्टम है। आज की डेट में ये जो चीज़ें ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमें 30, 40, 50 ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो इस सिस्टम को बड़ी ही जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर इंटर कन्वर्जन्स जो थी वो थोड़ा डिफिकल्ट थी। हम लोग वैसे भी बहुत आलसी किस्म के लोग हैं, हमें ईजी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि जो ईजी सिस्टम आया दैट वाज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS इसके भी नेम से क्लियर है। ये जो सिस्टम था दैट वाज अ फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस के लोगों ने हमें दिया। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर्स, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो पता चल गया हमें कि ये वो सिस्टम है, CGS सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। इस सिस्टम के अंदर भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आई। FPS में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब वो प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम ना तो मीट्रिक था, मीट्रिक मतलब किसी को 10 की पावर्स में एक्सप्रेस किया जा सके। जब भी आप कन्वर्जन्स करें, जैसे आप मीटर से किलोमीटर में जाएं तो आप 1/1000 कर देते हैं, 10⁻³ से डिवाइड। आपको उल्टा कन्वर्जन करनी है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर से मीटर में आना। ये जो 10 की पावर के साथ खेलना हमें बहुत पसंद है कि 10 के साथ डील करना। मल्टीप्लिकेशन बड़ी इजी हो जाती है, बच्चों को भी 10 का टेबल बड़ी जल्दी याद हो जाता है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हम लोग आलसी किस्म के लोग हैं, हमें इजी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अपील करती हैं। तो मीट्रिक का मतलब है कि 10 की पावर्स में इंटर कन्वर्जन्स को करना। तो इस सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं था, ये डिस्कार्ड हो गया। CGS सिस्टम में ये जो पॉसिबिलिटी है ये तो थी, ये मीट्रिक तो था, लेकिन दिस सिस्टम वाज नॉट रैशनल, दिस सिस्टम वाज नॉट कोहेरेंट। अब कोहेरेंसी क्या है, रैशनैलिटी, रैशनल वगैरह ये सब क्या है, ये मैं अभी चलते हुए इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी। नीदर दिस सिस्टम वाज कोहेरेंट, ना तो ये सिस्टम कोहेरेंट था और ना ही ये सिस्टम रैशनल था। तो इस वजह से इस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद आया पिक्चर के अंदर, मूवी अभी बाकी है दोस्त, MKS सिस्टम। ये भी फ्रेंच सिस्टम था। M स्टैंड्स फॉर मीटर्स, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो MKS सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये रैशनल नहीं था, ये सिस्टम मीट्रिक भी था, कोहेरेंट भी था। इसके अंदर प्रॉब्लम आई, दिस सिस्टम वाज नॉट रैशनल।
अब ये क्या बला है, रैशनल क्या बला है, कोहेरेंसी कोहेरेंट होना ये क्या बला है, ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ। जब इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो साइंस सोसाइटी थी उसने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब तो हमें वी विल हैव टू थिंक ओवर कि इन साथ की साथ क्वांटिटीज़ को कुछ डेफिनेट यूनिट्स दिए जाएं और जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए और हर बुक, हर इंसान, हर रिसर्चर उसी चीज़ को फॉलो करे। तो उसके बाद आया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, जिसको हर जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। वही चीज़ इसके अंदर मास मेजर होगा किलोग्राम्स में, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेंथ जो है दैट विल बी मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकेंड्स, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर इट विल बी मेजर्ड इन केल्विन्स, current, electric current, it will be measured in amperes, luminous intensity, chamak, it is measured in candela, and quantity of matter, it is measured in moles। ये जो कहूँ कि 7 बेसिक क्वांटिटीज़ और वही सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन, इनको SI सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया गया। इस सिस्टम के अंदर उन लोगों को कोई भी फ्लॉ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। एग्जामिनेशन में समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है कि वाई SI सिस्टम जो है दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नहीं भी पूछा जाता, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आप हमेशा लेंथ मीटर्स में ही क्यों प्रेफर करते हैं, आप मास को हमेशा किलोग्राम्स में ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो वो रीजंस देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो SI सिस्टम है इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीट्रिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 10 की पावर्स में सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन होता है कि आपको 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 लिख देते हैं, 10⁻³ लिख देते हैं। आपको 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में लेके जाना है 100 लिख देते हैं, 10⁻² लिख देते हैं। तो 10 की पावर्स के साथ इसके अंदर हम डील करते हैं, दैट इज़ वेरी मच ईजियर। तो इसलिए ये जो सिस्टम है इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिस सिस्टम इज़ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या बला आ गई कोहेरेंट, इस वर्ड को समझाने के लिए लेट मी बाइफरकेट इट, को प्लस हेरेंट। को का मतलब हो गया सेम, हेरेंट वर्ड समझाने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस द टर्म हेरिडिटी। आप लोगों को पता होगा, जैसे सपोज आपकी मम्मा बड़ी अच्छी डांसर हैं, आपको कभी किसी ने सिखाया नहीं है बट आपके पैर अपने आप धुन पे थिरकते हैं, आप बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली हेरिडिटी, कि आपको जीन्स में ही वो चीज़ मिल चुकी है। आपके फादर एक बड़े अच्छे पेंटर हैं, आपको किसी ने ब्रश पकड़ना भी नहीं सिखाया बट यू आर डूइंग वेरी वेल। ये चीज़ें होती हैं हेरिडिटी, और यही कोहेरेंस है, प्रॉपर्टीज़ का, करैक्टरिस्टिक्स का आपस में मैच हो जाना। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर? जो ये SI सिस्टम है इसकी खासियत है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर कि जो फोर्स है, फोर्स की मेजरमेंट जैसे आप करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, न्यूटन में इसको मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशंस को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। मुझे 1 न्यूटन डिफाइन करना है, आई हैव टू डिफाइन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसके अंदर फोर्स का यूनिट मुझे न्यूटन डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे मास की वैल्यू भी 1 किलोग्राम पुट करा दूंगी, इसकी भी 1, मुझे ये भी 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोहेरेंसी का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिक फैक्टर यूज हुआ किसी भी यूनिट को डिफाइन करने में दैट इज नन अदर देन 1। कि आपको बेसिक क्वांटिटीज़ को उठा के जब कोई डिराइव्ड क्वांटिटी बनानी है, आपको कोई यूनिट लेना है, डिफाइन करना है, तो सिर्फ 1 को ही एज न्यूमेरिक फैक्टर यूज़ किया जाता है और किसी को नहीं। दिस इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़ कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, न्यूमेरिक फैक्टर सेम हो गया, डिफाइन करना ईजी हो गया। आप बोलते हैं 1 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन 1 किलोग्राम मास, और आप ये कहते हैं कि 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट डिस्प्लेसेस और दैट एक्सेलरेट्स 1 किलोग्राम मास विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मुझे फिर 1 बोलना पड़ा, या मैं यूनिट बोल देती हूँ कि यूनिट अमाउंट ऑफ मास को यूनिट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन देने में जितनी फोर्स यूटिलाइज हुई दैट विल बी 1 न्यूटन। तो यूनिट्स को डिफाइन करना यहाँ पे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसको बोला जाता है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि MKS भी था, CGS और FPS नहीं थे, SI भी है। अब जो सबसे बड़ी एडवांटेज है SI की दैट इज इसका रैशनल होना।
MKS सिस्टम बड़ा वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है, बड़ा रिच हेरिटेज उसका है, लेकिन उसको फिर भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि वो रैशनल नहीं है। अब रैशनल का मतलब क्या है? आप लोग डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड को बहुत यूज़ करते होंगे। आप कहते होंगे कि ये बंदा बहुत सही है भैया, कोई डिसीजन करवाना है तो इसके पास चलते हैं, इसके पास हम अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे क्योंकि ये रैशनल है, इसकी थिंकिंग रैशनल है। रैशनल मीन्स क्या हो गया कि वो पर्सन बायस्ड नहीं है, या मैं कहूँ कि किसी की पर्टिकुलर साइड नहीं लेगा, पार्शियलिटी सॉर्ट ऑफ किसी के साथ नहीं करेगा, उसको बोला जाता है रैशनल। सबको एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब ये नहीं कि काना है वो, तो मीन्स क्या है कि सबके लिए सेम बिहेवियर होना। तो यहाँ पे रैशनैलिटी क्या हो जाएगी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर एक क्वांटिटी को एक ही यूनिट दिया जाएगा। अगर एनर्जी है तो एवरीवेयर एनर्जी का यूनिट होगा जूल। जो MKS सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप सपोज कैलोरीमेट्री में जा रहे हैं, वहाँ डील कर रहे हैं तो एनर्जी को कैलोरीज में मेजर किया जा रहा है। आप मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, वहाँ पे जूल्स में मेजर किया जा रहा है, कहीं पे अर्ग्स, कहीं पे कैलोरीज, कहीं पे जूल, अलग क्वांटिटी सेम, यूनिट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम लोगों को रट्टा मारना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि ये फलानी ब्रांच में हम काम कर रहे हैं तो ये वाला यूनिट हमें यूज़ करना है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में रिमूव कर दिया गया। एक क्वांटिटी एक यूनिट, वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, दैट इज़ बेसिकली रैशनैलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी खासियतें इसके अंदर कि इस सिस्टम दिस सिस्टम इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब हम जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उनकी इंक्लूजन इसके अंदर हम नहीं करेंगे। ब्रॉड एप्लीकेशंस, नेचुरली जब ये बेचारा कोहेरेंट भी है, रैशनल भी है, तो नेचुरली एवरीबडी विल ट्राई टू अडॉप्ट इट। तो हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। इट हैज़ वेरी मच ब्रॉड एप्लीकेशंस। तो इन वजह से SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। मीन्स आगे से जो भी स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस पर्सन्स हैं, आप अगर लिखते हैं तो प्लीज़ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत कीजिएगा कि किलोग्राम है तो कैपिटल K डाल दिया, न्यूटन है तो स्मॉल n डाल दिया। कोई मेरे जैसा बंदा बेचारा कंफ्यूज ही हो जाए कि ये n न्यूटन तो हो नहीं सकता, नैनो होगा। अब नैनो है तो नैनोमीटर है, नैनो किलोग्राम है, नैनो सेकेंड है, क्या है? इट शुड बी मेंशन्ड। तो मुझे लगा कि इसके लिए इस लेक्चर को लेकर आना बहुत ज़रूरी है कि हर एक को पता हो कि किस तरीके से क्वांटिटीज़ को प्रेजेंट करना है और किस तरीके से क्वांटिटीज़ के साथ डील करना है। समटाइम्स क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में कि हमें क्या पता ये 1 मीटर किसने पहले डिसाइड किया होगा, या 1 किलोग्राम किसने पहले डिसाइड किया होगा कि इतने कोई 1 किलोग्राम बता देना, इतने कोई 1 किलोग्राम बोलना है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है फ्रांस के अंदर, इनका हेड ऑफिस है, और बाकी सारी कंट्रीज़ में इनके मैं कहूँ कि डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लैटिनम इरिडियम एक अलॉय है जिसका मैं कहूँ कि एक एक्सपेंशन कॉफिशिएंट और कॉन्ट्रैक्शन कॉफिशिएंट एक का मैच कर जाते हैं, ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो सर्दियों में होनी थी, या गर्मियों में एक्सपेंशन सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन, वो ओवरकम की जा सके, उसमें वो प्रॉब्लम्स ना आए, इंक्रीज डिक्रीज ना हो। तो उस मटेरियल को प्लैटिनम इरिडियम को यूज़ किया गया, और वहाँ पे एक रॉड रखी हुई है एक्स शेप के अंदर, जो उसकी लेंथ है उस लेंथ को 1 मीटर बोला जाता है। वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है प्लैटिनम इरिडियम का, जो उसका मास है उसको क्या बोला जाता है, 1 किलोग्राम बोला जाता है। एंड टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, यू नो एनीथिंग दैट अ क्लॉक रीड्स इज कॉल्ड टाइम। तो मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया है काफ़ी, यूनिट्स के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।